Hello student, example 10.3. The density of the atmosphere at the sea level is 1.29 kilogram per meter cube. Rho is 1.29 kilogram per meter cube. Right? Assume that it does not change with the altitude. Then how high would the atmosphere extend? ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर एट द सी लेवल, ठीक है, जो सी का लेवल है वहां पर एयर की डेंसिटी है 1.29 इंटू 10 रेस्ट ओके ओनली 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा उन लोगों ने ये कहा है कि assume that the density does not change with the altitude। कहने का मतलब ये है कि सी लेवल से अगर हम ऊपर जाते हैं तो मतलब हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होगी सी लेवल से, मतलब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। बट क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि एज्यूम करो कि डेंसिटी ऑल्टीट्यूड पर मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। देन हाउ हाई डज द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो कितने हाइट तक एग्जिस्ट करता है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, जी की वैल्यू जो है 9.8 है, यहां पर कैलकुलेशन में इन्होंने यस दे हैव टेकन 9.8, तो दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें फाइंड करना है h की वैल्यू, ठीक है। यहां पर मैं एक वैल्यू लिखता हूं P, तो P इज इक्वल टू 1 EBM, ये दिया हुआ नहीं है बट क्यों लिया है वो मैं आपको समझाता हूं। 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सी लेवल पर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, बराबर। तो इसलिए मैंने सी लेवल का जो प्रेशर है 1 atm उसकी वैल्यू ले ली है। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच, सो देयरफॉर H इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, ये होगा। अब P कितना है, P है 1.01 इंटू 10⁵, डेंसिटी कितनी है, इट इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज एप्रोप्रिएट यूनिट, और G है 9.8, तो ये कितना होगा 1.01 डिवाइड बाय 1.29 जो आया डिवाइड बाय 9.8, तो जो आया वो है 0.07989 इंटू 10⁵, ठीक है। तो इसको हम अच्छा ये जो आंसर है इस आंसर का यूनिट क्या होगा, तो एक बात समझो स्टूडेंट कि यहां पर ओके P जो है ये तो MKS में है, 9.8 जो है वो भी अप्रोप्रिएट है और 1.29 ओके दैट्स ट्रू। तो यहां पर जो हाइट आएगी वो हाइट कितनी होगी, हाइट इज एक सेकंड किलोग्राम, यस हाइट इज इन द यूनिट मीटर, बराबर, क्योंकि यहां पर ये मीटर है ना, एमकेएस यूनिट यूज किया है। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि किलोमीटर यूज किया बट किलोमीटर नहीं है, वो किलोग्राम है, ठीक है। तो यूनिट मीटर ही आएगा, दैट्स ट्रू। इसको मैं लिखता हूं क्या लिखेंगे इसको 0.07989 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ मीटर। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, तो ये जो 10⁵ मीटर है दैट इज 1 किलोमीटर, राइट। तो ये होगा 0.07989 इंटू 10⁵, तो अब ये हो गया किलोमीटर। 10⁵ को भी अगर हम हटा देंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 7.989 किलोमीटर, तो यू कैन राइट इट रफली 8 किलोमीटर।
So h is equal to 8 kilometer. So what is the meaning of this answer? The meaning of the answer is the atmosphere exists up to 8 kilometer. सी लेवल से 8 किलोमीटर के हाइट तक, सुनना बात को ध्यान से, सी लेवल से 8 किलोमीटर के हाइट तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल गलत वैल्यू है। क्यों गलत है? क्योंकि एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। सी लेवल से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा आंसर क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो एजम्पशन हमको दिया था, कौन सा एजम्पशन दिया था? हमको ये एजम्पशन दिया था कि जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो बिल्कुल गलत बात है। नियर द सी लेवल डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई एंड एज यू गो अप डेंसिटी ऑफ द एयर इज डिक्रीजिंग। बराबर? पहाड़ों के ऊपर जो एयर होती है वो एयर पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, मतलब उसकी डेंसिटी लेस होती है। और सी के क्लोज जो एयर होती है इट्स डेंसिटी इज मोर। बराबर? पर यहां पर अच्छा, तो पॉइंट इज व्हाट कि सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, पर यहां पर तो बोला है कि डेंसिटी को कांस्टेंट एज्यूम करो। तो ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरा कि क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि मतलब क्वेश्चन में हमने ऐसा लिया कि थ्रू आउट द वेरिएशन जी की वैल्यू कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। जो जी की वैल्यू है वो भी कांस्टेंटली डिक्रीज होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉन्ग एजम्पशंस द आंसर व्हिच वी आर गेटिंग इज आल्सो रॉन्ग। समझ में आया? ओके, तो ये सब बुक में लिखा हुआ है, बट दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। आपको तो बस यहाँ पर आंसर खत्म कर देना है। बराबर? अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है, तो उस इंफॉर्मेशन की मैं आपके साथ बात कर देता हूं। देखो, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, बराबर, मतलब कि जो मेनली मीटरोलॉजी से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो वो लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि सम स्टॉर्म इज कमिंग, कुछ तूफान आने वाला है, उनको कैसे पता चलता है? तो देखो, व्हेन द स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, द प्रेशर नियर द सी लेवल डिक्रीजेस। सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो एकदम डिक्रीज हो जाता है। बराबर? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ना, एक्चुअली एक बर्नौलीज प्रिंसिपल है, जो कि आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, कि वेरी हाई वेलोसिटी मीन्स लो प्रेशर। तो जब तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तो जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है। तूफान में जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है ना। तो वेरी हाई वेलोसिटी मीन्स लो प्रेशर। सो whenever there is a fall in pressure, it is an indication that तूफान आने वाला है। ठीक है? तो ये लिखा हुआ है, बट आपको एज ए नॉलेज इसको याद रखना है, यहां पर आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये एक हमने न्यूमेरिकल किया स्टूडेंट। 10.4 करते हैं, बट आई लव दिस फर्स्ट। स्टूडेंट, जो एग्जाम्पल 10.4 में आपको करवा रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है? एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 3 मार्कर है, इंपॉर्टेंट है, समझो। क्वेश्चन क्या है? 10.4, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन, एच 1000 मीटर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? P इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। स्टूडेंट, मैंने आपको जब टॉपिक एक्सप्लेन किया था वेरिएशन इन प्रेशर, कौन सा टॉपिक था? टॉपिक का नाम वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ वाला टॉपिक। तो उसमें मैंने आपको समझाया था एब्सोल्यूट प्रेशर समझाया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझाया था, मैंने आपको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर समझाया था, मैंने आपको गेज प्रेशर समझाया था। ये सब टर्मिनोलॉजी मैंने आपको उस टॉपिक में एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है? तो एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है।
उसके बाद क्वेश्चन बी है व्हाट इज द गेज प्रेशर। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, तो P माइनस PA इज गेज प्रेशर। आप वो टॉपिक को रिफर कर सकते हो। तो दिस इज गेज प्रेशर, बराबर। फिर उसके बाद क्वेश्चन सी है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर of a submarine at this depth, the interior of which is maintained at sea level. Interior of which is maintained at sea level. एक मिनट, the interior of which is maintained at the sea level. ठीक है, sea level atmospheric pressure. Okay. The interior of which is maintained at a sea level atmospheric pressure. ठीक है, पहले मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, A is equal to 20 सेंटीमीटर into 20 centimeter, so 20 into 20 400 centimeter square, so this is 400 into 10 raised to minus 4 meter square। तो इसको हम लिख देते हैं 4 into 10 raised to minus 2 meter square। समझ में आया? ठीक है, ओके। The density of the sea water is 1.03 into 10 raised to 3। सी वाटर की डेंसिटी है 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पर, हमें फोर्स फाइंड करना है, बराबर। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ओके। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन एक ही बात करते हैं। तो सी लेवल से 1000 मीटर के डेप्थ पर एब्सोल्यूट प्रेशर वी हैव टू डिटरमाइन, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ h। ठीक है, h को हाइट भी बोल सकते हैं, डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू PA प्लस ρGH। इस P को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, बराबर। PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है दिया हुआ नहीं है, पर पता होना चाहिए। 1.01 into 10⁵। रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी दी है 1.03 into 10⁻³। जी की वैल्यू, जी कितना है 10, और हाइट, ओके, हाइट मतलब डेप्थ। तो डेप्थ कुछ दी है ना 10⁻³ मीटर, तो यहां पर भी 10⁻³ आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको। दिस इज 1.01 10⁻5 प्लस ये क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, तो 10.3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10.3 इंटू 10⁻6। सो P इज इक्वल टू 1.01। एक काम करता हूं मैं, इसको लिखता हूं मैं 0.101 10⁻6 प्लस 10.3 इंटू 10⁻6, बराबर। तो ये होगा 10.401 इंटू 10⁻6। लेट मी सी द आंसर। इसका आंसर क्या है, ओके, ठीक है, बराबर है। मैंने जो किया वो बराबर ही है। दिस इज 104.01 इंटू 10⁵5 पास्कल, बराबर। अब स्टूडेंट इन लोगों ने क्या किया है वो मैं आपको समझाता हूं। उन लोगों ने लिखा है P इज इक्वल टू
104 ATM, बराबर। अगर आप आंसर देखोगे तो उन्होंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली 104 ATM। अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली की साइन है, अप्रोक्सीमेटली 104 ATM लिख सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल ऐसी ही एक सिचुएशन आगे समझाई थी। देखो मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली 104 ATM होता कितना है। 104 ATM होता कितना है, तो 104 ATM मतलब 104 इंटू 1.01 इंटू 10⁵. तो 104 इंटू 1.01 तो ये होता है 105.04 इंटू 10⁵. मतलब एक्चुअली ये हो ना, ये हो तो उसको हम लिखेंगे 104 ATM। मतलब ये 104 ATM नहीं होता है, दिस इज नॉट 104 ATM, दिस इज एक्चुअली 104 ATM। ये 104 ATM नहीं है, ये है 104 ATM। समझ में आया? पर 105.05 इज क्लोज टू 104.01, इसके लिए उन लोगों ने ऐसा अप्रोक्सीमेशन किया है। समझ में आया? ये 104 ATM नहीं है, एक्चुअली 104 ATM मतलब 104 इंटू 1 ATM की वैल्यू, मतलब इसको 104 ATM बोल सकते हैं, पर अप्रोक्सीमेशन किया है तो चलेगा। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन भी है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर P माइनस PA रो GH, बराबर। तो रो कितना, रो इज 1.03 टू 10⁵. G की वैल्यू 9 को क्या ली है मैंने, अच्छा 10 बोली है, तो फिर 10 भी ले लो। और H है 10⁵. तो फिर ये होगा 1.03 इंटू 10⁷, बराबर। बुक में क्या आंसर है, बुक में आंसर है, ओके, अब इन लोगों ने इसको भी 103 ATM लिखा है। तो 103 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको इन्होंने लिखा है नियरली 103 ATM। अब अगर आप एग्जैक्टली 103 ATM देखने जाओगे ना, तो 103 ATM कितना होता है मैं आपको बताता हूं। 103 ATM मतलब 103 इंटू 1.01 इंटू 10⁵. तो 103 इंटू 1.01 करो तो ये हुआ 104.03 10⁵ पास्कल। मतलब 104.03 इंटू 10⁵ अगर है तो वो एग्जैक्टली 103 ATM होता है, पर ये है 103 इंटू 10⁵, तो उसको नियरली 103 ATM लिखा है, जैसे उसने ऊपर वाले में किया था, बराबर। ओके, अब क्वेश्चन सी है। क्वेश्चन सी क्या है, हाँ मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन सी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन एट दिस डेप्थ, द इंटीरियर ऑफ व्हिच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को। एक सबमरीन है और वो सबमरीन इतनी डेप्थ पर है, 1000 मीटर की डेप्थ पर है। उस सबमरीन में एक विंडो है, स्क्वायर विंडो है, और उस विंडो की डायमेंशंस है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेड्थ भी 20 सेंटीमीटर। उस विंडो के अंदर मतलब सबमरीन के अंदर, सबमरीन के अंदर जो प्रेशर है वो है सी लेवल प्रेशर। सी लेवल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो विंडो के अंदर 1 ATM प्रेशर और विंडो के बाहर कितना प्रेशर,
विंडो के बाहर 104 एटीएम प्रेशर। समझ में आई बात? विंडो के अंदर 1 एटीएम प्रेशर जो कि हमारे लिए जरूरी है, वो सबमरीन में जो लोग हैं उनके लिए 1 एटीएम प्रेशर ही जरूरी है, बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू इट। बराबर, जब वो लैंड के ऊपर होते हैं तो वो 1 एटीएम प्रेशर के लिए हैबिचुअल है। तो इसके लिए सबमरीन के अंदर भी 1 एटीएम प्रेशर ही होना चाहिए। तो सबमरीन के अंदर है 1 एटीएम प्रेशर, सबमरीन के बाहर है 104 एटीएम प्रेशर। तो वो जो विंडो है उस विंडो के ऊपर प्रेशर डिफरेंस हुआ कितना? 104 माइनस 1 दैट इज 103। कितना? 103। बराबर, ओके। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, देयर इज प्रेशर डिफरेंस, there is a pressure difference inside and outside submarine which is गेज प्रेशर। सबमरीन के बाहर और अंदर प्रेशर डिफरेंस है। सबमरीन के अंदर प्रेशर है PA, सबमरीन के बाहर है प्रेशर P। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ? P माइनस PA। सो देयर इज ए विच इज गेज प्रेशर। तो उस गेज प्रेशर को मैं कहूंगा PG। तो PG क्या होगा? PG इज इक्वल टू P माइनस PA। तो P कितना? 104, PA कितना? अंदर 1, सो दिस इज 103 ATM। समझ में आया? तो सबमरीन की जो विंडो है उस विंडो के ऊपर जो क्या बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस है, बराबर, वो है 103 ATM। समझ में आया? सो फोर्स ऑन विंडो F इक्वल टू PG इंटू A। 103 ATM, मतलब लिखता हूं 103 इंटू 10⁵ इंटू कितना है? 4 इंटू 10⁻²। आंसर सब अप्रोक्सीमेट आंसर है, नॉट एग्जैक्ट आंसर। बराबर, तो 103 इंटू 4, तो ये आया 412 10⁻3। सो लेट मी सी द आंसर। क्या आंसर क्या है इसका? 4.12 इंटू 10⁵। 4.12 10⁵। स्टूडेंट यू मस्ट डू दिस। बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज का अंडरस्टैंड। टॉरिस-सेल्लिस बैरोमीटर यूज्ड मर्क्यूरी। पास्कल duplicated it using French wine of density 984 kilogram per meter cube. This is density of French wine। बराबर, फ्रेंच वाइन मतलब फ्रांस में बनी हुई शराब। ठीक है, इट इज 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द हाइट ऑफ वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हाइट हमको फाइंड करनी है और यहां पर मैं G की वैल्यू ले लेता हूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें टॉरिस-सेल्लिस बैरोमीटर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक। सो एज यू नो दैट टॉरिस-सेल्ली, Evangelista Torricelli constructed, designed
a barometer, बराबर, and in this barometer Torres Henry used mercury. ये आपको मैंने थियरी में एक्सप्लेन किया है। तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्कल। पास्कल ने टॉरिस हेनरी के बैरोमीटर की कॉपी करने की कोशिश की, मतलब जैसे टॉरिस हेनरी ने बैरोमीटर बनाया वैसा ही बैरोमीटर पास्कल ने भी बनाया, पर टॉरिस हेनरी ने उनके बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी यूज किया था, पास्कल ने उनके बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी के प्लेस पर क्या यूज किया, फ्रेंच वाइन यूज की, बराबर। तो फ्रेंच वाइन की डेंसिटी कितनी है, 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्रेंच वाइन फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? ठीक है, तो सॉल्यूशन तो हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक बात बताता हूं कि टॉरिस हेनरी के बैरोमीटर में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, मतलब 1 atm प्रेशर के लिए, what was the height of the mercury column? The height of the mercury column was 76 centimeter, 0.76 meter, 760 millimeter. तो यहां पर क्वेश्चन है कि ये जो पास्कल का बैरोमीटर है जिसमें फ्रेंच वाइन यूज की है, उसमें 1 atm प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी द हाइट। आई बात समझ में? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। P क्या है? P मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो दिया हुआ है हमको 1.01 इंटू 10⁵। डेंसिटी है 984, तो इसको हम 984 ही देंगे, बराबर, 9.8 इंटू एच। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखो पहले मैं राइट साइड को थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं। 984 into 9.8, so this is 9643 into h, बराबर। तो h is equal to 1.01 into 10⁵। दिस इज 9643.2। अब देखो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको 1.01 into 10⁵ रखो और इसको आप क्या करो, 0.09642 इंटू 10⁵। आप ऐसा करो, आपको जैसे कैलकुलेशन ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं, पर ये तो मैंने आपको एक मेथड बताई। 1.01 को डिवाइड करो 0.09642 से, तो आंसर आता है 10.4737 मीटर। तो h इज इक्वल टू दिस, बराबर। तो इसको जस्ट मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, 1047.37 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो 1047.3.7 मिलीमीटर। तो दिस इज दैट, बराबर। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द आंसर? इस आर्टिकल में आंसर चेक कर देता हूं, फिर आगे बात करता हूं आपसे। 10.6 है ना, तो कहां गया 10.6? 10.6, इसका आंसर है 10.5 मीटर। करेक्ट है, मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस आंसर का मतलब क्या है? स्टूडेंट, इस आंसर का मतलब यह है कि अगर आप बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हो तो 1 atm प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट होगी वो होगी 76 सेंटीमीटर। कितनी? 76 सेंटीमीटर। बट इंस्टेड ऑफ द मर्क्यूरी, इफ यू यूज द फ्रेंच वाइन विच इज लो डेंस, मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कितनी थी मर्क्यूरी की डेंसिटी? 1.03 10⁵। कितनी? 1030 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर आप मर्क्यूरी यूज करते हो तो फिर हाइट कितनी होती है? हाइट ऑफ मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर।
बट अगर आप फ्रेंच वाइन यूज करते हो विच इज लेस डेंस 984, दिस इज 1030, दिस इज 984, तो फिर जो हाइट होगी वो कितनी सब होगी 10473.7 मिलीमीटर, वहां पर 760 मिलीमीटर, यहां पर 10473.7 मिलीमीटर। समझ में आपको ये? तो अच्छा वीडियो करेगा। स्टूडेंट थोड़ा टाइम सेव करने के लिए फिगर और इंफॉर्मेशन मैंने पहले से लिख के रखी है। फिगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में टेस्ट में बिल्कुल ड्रॉ नहीं करनी है। सुनो क्वेश्चन क्या है 10.7, a vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁹ Pascal. Is the structure suitable for putting up on the top of an oil well in the ocean? Take the depth of ocean to be roughly 3 kilometer and ignore ocean current. ठीक है, देखो स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो ऑयल होता है वो ऑयल जमीन में से तो निकलता ही है बट सी में से भी निकलता है। तो जो सी होता है वो सी के अंदर देयर आर ऑयल वेल्स, तेल के कुएं होते हैं जिसको कहते हैं ऑयल वेल्स, बराबर? ठीक है, तो ठीक है, तो ये सी है और इस सी के अंदर एक ऑयल वेल है। ऑयल वेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है, ऑयल वेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर 10⁹ पास्कल का स्ट्रेस बेयर कर सकता है। समझ में? तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्ट्रक्चर सुटेबल है टू पुट ऑन द ऑयल वेल? मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि अगर इस स्ट्रक्चर को हम 3 किलोमीटर की डेप्थ के ऊपर ऑयल वेल के ऊपर रखते हैं तो क्या ये स्ट्रक्चर इस प्रेशर को 3 किलोमीटर का जो डेप्थ है उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा, लिक्विड का प्रेशर क्रिएट होगा, क्या वो लिक्विड के प्रेशर को बेयर कर सकेगा? दैट इज द क्वेश्चन, बराबर? और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है? 10⁹ पास्कल का स्ट्रेस बेयर कर सकता है, बराबर? तो मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं प्रेशर एट गिवन डेप्थ, तो P इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो कितना है? रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁵, एक्चुअली सी वाटर की डेंसिटी 10⁵ से स्लाइट ग्रेटर होती है। जी की वैल्यू 9.8 और हाइट है 3 किलोमीटर, सो आई विल टेक इट दिस, ठीक है? सो 9.8 इंटू 3 करते हैं, 9.8 इंटू 3, सो दिस इज 29.4 इंटू 10⁶, ठीक है? ओके, 29.4 इंटू 10⁶। सो स्टूडेंट the pressure at given depth is less than maximum stress that structure can bear. Hence, we can put structure at given depth, बराबर? देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर 10⁹ पास्कल बेयर कर सकता है और इस डेप्थ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है वाटर से वो है 29.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर इस वैल्यू से कम है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.0294 इंटू 10⁹, ठीक है? तो ये है 1 इंटू 10⁹ और ये है 0.0294 इंटू 10⁹। तो 0.0294 तो 1 से यहां पर 1 आएगा ना,
1 से छोटा ही होता है ना, तो इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेस बेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, और गिवन डेप्थ पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, वो उससे कम है। तो ये स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेस बेयर कर सकता है आराम से, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो इससे बहुत ज्यादा है। तो ये अगर स्ट्रेस बेयर कर सकता है तो फिर वो ऑयल वेल को भी प्रोटेक्ट करेगा। समझ में? ओके, तो दैट इज द सिचुएशन। स्टूडेंट, द टॉपिक इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट बोथ वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब स्टूडेंट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बुक में एक लॉ एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, कौन सा लॉ? पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। देखो, पास्कल्स लॉ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बराबर, कि प्रेशर इन अ लिक्विड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम डेप्थ, वो पास्कल लॉ था। बट एक दूसरा भी लॉ है, उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहा मैंने? पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो ये लॉ है क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली एक अर्लियर सिलेबस था, मतलब जो पहले जो बुक थी उसके अंदर पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर वाज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। ठीक है, बट मैं आपको वो लॉ का थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दे देता हूं कि व्हाट वाज एक्चुअली इन द पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख लो, हाइड्रोलिक ब्रेक and hydraulic lift works on the principle of Pascal's law of transmission of fluid pressure. ठीक है स्टूडेंट, I told you in the very first lecture of this chapter that the liquid are incompressible. लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कहने का मतलब वो है कि आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, if you want to compress the liquid then the tremendous pressure is required, जो हमारे लिए या तो नॉर्मल मशीन के लिए प्रोड्यूस करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो आप सिर्फ इतना समझो कि लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। समझ में? ओके, नाउ सपोज वी हैव अ लिक्विड विच इज एनक्लोज्ड इन द कंटेनर। अगर हमारे पास लिक्विड है और वो लिक्विड को कंटेनर में एनक्लोज किया, एक रफ फिगर ड्रॉ करके आपको मैं समझाता हूं। तो जैसे कि देखो, ये एक, आप जस्ट सोचो ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं समथिंग लाइक पिचकारी। ठीक है, जो होली के अंदर जो पिचकारी हम यूज करते हैं ना लोगों को रंगने के लिए, ये वो पिचकारी है। ठीक है, यहां पर इसको पिस्टन बोलते हैं और ये जो है इसको नोजल कहते हैं, और इसके अंदर लिक्विड फिलअप है, वो कलर वाला लिक्विड है जिससे आप आपके फ्रेंड को, रिलेटिव को कलर से रंगने वाले को। समझ में आया? ठीक है, अब स्टूडेंट यू अप्लाई द फोर्स हियर। यहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसको पिस्टन को ऐसे पुश करते हैं ना, तो यहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ड्यू टू दिस फोर्स एट दिस पॉइंट सर्टन प्रेशर विल बी प्रोड्यूस। यहां पर प्रेशर प्रोड्यूस होगा, P जितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ये पिस्टन का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो यहां पर कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा? F/A जितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब एक जस्ट सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक्चुअली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि स्टूडेंट, देयर आर 2 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2। यू कैन सी दैट द पॉइंट नंबर 2 इज फार फ्रॉम द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो
पॉइंट नंबर 2 इज फार फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहां पर जो प्रेशर होगा, सपोज एट पॉइंट 1 प्रेशर इज P1 एंड एट पॉइंट 2 प्रेशर इज P2. सो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि एट विच पॉइंट प्रेशर इज ग्रेट, मतलब ग्रेटर, लार्ज, एट विच पॉइंट प्रेशर इज लार्ज एंड एट विच पॉइंट प्रेशर इज लेस. तो आपका ऑब्वियसली आंसर यही होगा कि सर प्रेशर एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट पॉइंट 2. आपका यही आंसर होगा. बट स्टूडेंट ये आंसर रॉन्ग आंसर है. आंसर करेक्ट है P1 इज इक्वल टू P2. सो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट 2. तो ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट उसका रीजन है कि लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल. और मेरी बात को अब ध्यान से सुनना कि इफ देयर इज अ एनक्लोज्ड लिक्विड, कैसा लिक्विड? एनक्लोज्ड. एनक्लोज्ड मतलब जिसको बंद करके रखा है, ठीक है. ये जो पूरा लिक्विड है ना, ये पूरा लिक्विड क्लोज है. यहां पर एक छोटा सा होल है, वी इग्नोर दैट, बट ये जो लिक्विड है दैट इज द एनक्लोज्ड लिक्विड. सो व्हाटएवर प्रेशर यू अप्लाई हियर, आप यहां पर जो भी प्रेशर अप्लाई करते हो, सुनना ध्यान से, द सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड. सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू द फ्लूइड. मतलब जितना प्रेशर आपने यहां पर अप्लाई किया वही प्रेशर अनडिमिनिश्ड, मतलब उसकी वैल्यू को चेंज किए बिना, विदाउट रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड एंड सेम प्रेशर इज अप्लाइड ओवर हियर. आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर. सो हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक. हाइड्रोलिक ब्रेक मैं आपको बताता हूं कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, स्टूडेंट, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो बड़े बड़े हेवी व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो ड्राइवर होते हैं, इवन कार भी ले लो, ठीक है. तो कार जो होती है, इट इज ऑलमोस्ट सपोज 2000 किलोग्राम की कार है. इट इज गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर्स. बराबर. जो ड्राइवर है वो ब्रेक पैडल के ऊपर पांव रखता है और जरा सा पुश करता है, स्लाइटली पुश. आपके फादर अगर कार चलाते होंगे तो उनसे पूछना. तो जो ड्राइवर है वो ब्रेक पैडल के ऊपर जरा सा पुश करता है और पूरी की पूरी कार फ्यू सेकंड्स में कम्स टू रेस्ट. बराबर. तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि द ब्रेक्स विच आर देयर, दे आर द हाइड्रोलिक ब्रेक्स. बराबर. तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है दैट वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर. दूसरा कि जो गैरेजेस होते हैं, गैरेज जहां पर गाड़ी का मरम्मत का काम होता है, where the vehicles are getting repaired. So to lift the vehicle को उठाने के लिए एक सिस्टम होती है, that system is known as hydraulic lift. समझ में? तो in this topic we will be discussing about the hydraulic lift. ठीक है. तो देखो पहले मैं आपको उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करता हूं. स्टूडेंट, there are two pistons. This is first piston. जैसे यहां पर ये पिस्टन है, there is one piston and there is another piston. These two pistons are having the different area of cross section. This is the smaller piston having the area of cross section A1. This is the larger piston having the area of cross section A2. These two pistons are separated by the means of a fluid which is incompressible. तो आपको ये यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है. अगर आप टेक्स्ट बुक की फिगर देखोगे तो टेक्स्ट बुक की फिगर में आपको यहाँ पर एक कलर दिखेगा, ब्लू कलर और समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज द फ्लूइड. मैंने सिर्फ यहाँ पर फ्लूइड लिख दिया है. सो देयर आर टू पिस्टन्स. One is having the smaller area of cross section, another is having the larger area of cross section, and these two pistons are separated by the means of a fluid which is incompressible. समझ में आया? ठीक है. Now here, suppose on the piston of area of cross section A1, force F1 is applied.
जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का पिस्टन है, whose area of cross section is A1, force F1 is applied. So pressure due to that force P1 is equal to F1 upon E1. देखो थोड़ा सा कुछ मुझ से ज्यादा भी बोलूंगा, बराबर, तो आप समझो पूरा, लिखना बुक के अकॉर्डिंग. So pressure produced due to this force F1 is P1 is equal to F1 by A1. This pressure is transmitted undiminished. This pressure is transmitted undiminished through the fluid and it gets applied on the piston of larger cross section. मतलब यहां पर जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ वो प्रेशर ट्रांसमिट अनडिमिनिश, मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, वो प्रेशर इस लार्जर क्रॉस सेक्शन के पिस्टन के ऊपर अप्लाई होता है. समझ में आया? सो प्रेशर ऑन द पिस्टन ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. इज दैट क्लियर? बराबर. तो स्टूडेंट ये जो P2 है दैट विल बी इक्वल टू P1 because according to Pascal's law of transmission of fluid pressure, the pressure is equal. The pressure is equal at all the point in the fluid. So pressure at this point, pressure at this point, this point, this point, this point, pressure at every point is equal. तो P1 is equal to P2. आई बात समझ में? तो P1 क्या है? F1 upon A1. P2 क्या है? It is F2 upon A2. Is that clear? So therefore F2 is equal to A2 upon A1 into F1. ठीक है? अब F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, that you understand properly. Student, F1 is the applied force. F1 को मैं बोलूंगा applied force and F2 is equal to force, it is load. क्या कहा मैंने? लोड मतलब वजन. एक हैवी ऑब्जेक्ट, फॉर एन एग्जांपल 4 व्हीलर, एक 2000 किलोग्राम का 4 व्हीलर या तो कोई बड़ा ट्रक भी हो सकता है. लोड टू बी लिफ्टेड, जिसको उठाना है हमें. समझ आया? ओके. तो हियर A2 is very large than A1. Area of cross section of the larger piston is very large than the area of cross section of smaller piston. So therefore F2, अगर देखो A2 very large than A1 है, तो फिर A2 by A1 होगा, that will be very large than 1. बराबर. So therefore F2 will also be very large than F1. बराबर. F2 will be very large than F1. समझ में है? तो what does it mean? It means that कि if you apply the less force here, सुनना बात को ध्यान से, if you apply the less force here, at this point you get a larger force. If you apply less force here, यहां पर आप एकदम छोटा फोर्स अप्लाई करो by your hand, you will get a larger force here. So due to that larger force you can lift this heavy object. बराबर. तो ये जो heavy object है, सपोज उसका मास है 1000 किलोग्राम, तो by applying the smaller force here आप इस 1000 किलोग्राम के मास को, मतलब उसका वेट तो होगा 10,000 न्यूटन, आप उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हो. So the point is, by applying the less effort, by applying the less force, you can get the higher output. समझ में आया? तो F2 is equal to A2 by A1 times F1. ये जो A2 by A1 होता है उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज. It is known as what? Mechanical advantage. As we have discussed in the chapter number 7, वहां पर भी कुछ ऐसा ही था, पर D1 by D2 by D1 था शायद. बराबर. So in this way the hydraulic lift is used to lift the heavy loads. So by applying the less force we can lift the heavy objects. ठीक है?
स्टूडेंट देखो बुक में जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 दैट दे हैव एक्सप्लेन, बराबर। P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, फिर उसके बाद F2 इज इक्वल टू P2 इंटू प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो ऐसे लिखा हुआ है, बराबर। यहां पर उन लोगों ने प्रेशर इक्वल रखा है, मतलब P इज इक्वल टू F1 बाय A1 एंड F2 इज इक्वल टू P इंटू A। जैसे मैंने यहाँ पर P1 इक्वल टू P2 लिखा ना, तो वैसे उन लोगों ने प्रेशर को इक्वली लिखा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सो they have written like this: P is equal to F1 by A1 and F2 is equal to P into A. So in place of P put that, so अच्छा यहाँ पर A2 आएगा, so F1 by A1 into A2, so F2 is equal to A2 by A1 into F1. So outcome is same, लिखने की मेथड डिफरेंट है बट आउटकम इज सेम। समझ में आया? तो आप इतना समझो कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा P1 is equal to F1 by A1, the same pressure will be at this point also, बराबर? ठीक है? But the force in that pressure F2 will be very very large than F1. मतलब you are applying the less force, but the resultant force you are getting in the upward direction, you are applying less force in the downward direction, but the resultant force you are getting in the upward direction is very very large. ठीक है? एक्सरसाइज का 10.8, a hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 cm square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? देखो क्वेश्चन समझाता हूँ। एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है, मतलब ऑटोमोबाइल को मतलब बड़े बड़े कार्स को उठाने के लिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है और वो मैक्सिमम 3000 किलोग्राम का मास लिफ्ट कर सकती है, बराबर। अब आगे क्या कहा है? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड, तो लोड कौन से लोड कौन से पिस्टन के ऊपर होता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर होता है, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग A2 इज ग्रेटर देन A1, तो A2 है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्जर पिस्टन 425. व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बेयर, तो जो स्मॉलर पिस्टन है उसको कितना प्रेशर बेयर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमको पता है कि जितना प्रेशर लार्जर पिस्टन के ऊपर होता है उतना ही प्रेशर स्मॉलर पिस्टन के ऊपर होता है। फोर्स डिफरेंट होता है बट प्रेशर सेम होता है, ठीक है। सो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रेशर ऑन लार्जर पिस्टन। लार्जर पिस्टन का मैं प्रेशर कैलकुलेट करता हूं, तो P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F2 मतलब वो जो लोड है उसका वेट, तो mg अपॉन A2। तो m कितना है 3000, g की वैल्यू 9.8 लेता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 425 10⁻⁴. So this is how much 3000 into 9.8 जो आया डिवाइड बाय 425 तो आया 69.176 into 10⁴, 1764 जैसा आता है। तो ये प्रेशर है, इसको मैं लिखूंगा 6.91 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि प्रेशर
on smaller piston is equal to pressure on larger piston। तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 6.91 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। बट मुझे एक बार आंसर देख लेने दो, बिकॉज मैंने आंसर को पहले चेक नहीं किया है। 10.8 सिंपल था, इसलिए मैंने बिना मेथड देखे ही इसको मैंने सॉल्व कर दिया। 10.8 6.92 इंटू 10⁵। ओके, तो जैसे यहाँ पर 1 के बाद 7 है, बराबर, तो राउंड ऑफ करोगे तो 1 का 2 हो जाएगा, तो करेक्ट है। पर वैसा करना कोई जरूरी नहीं है। 6.92 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने पहले जो लिखा था, मतलब पहले मैंने जो लिखा था वो आप लिखोगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही।